गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं न्यूक्लियाई के ऊपर। लेट्स सी आपने कितना किया है। आपके आंसर्स का जो टाइम है वो मुझे सजेस्ट करेगा। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ radioactive nuclei will remain undecayed after half of the half-life of a sample. After half of the half-life of a sample. Clear? Simple है। आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जो अनडिकेड रहेगा इन अ टाइम इक्वल टू हाफ ऑफ हाफ लाइफ। करें, शुरू करें। क्वेश्चन वाज फ्रैक्शन अनडिकेड आफ्टर हाफ ऑफ हाफ लाइफ। तो भाई n इज इक्वल टू n बाय n नॉट कर लेता हूं सीधा, इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस लैम्डा t, और t कितना, हाफ ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ बाय 2। यही है। fraction undecayed after half of half life, so that becomes equal to 1 upon e raised to the power lambda into t half। अब समझिए lambda into t half कितना होता है, ln2। सीधा याद हो सकता है ना। वे आप फाइंड करते हैं lambda is equal to ln2 by t half, 0.693 upon t half। so you can write as it is, lambda को हटा देता हूं, t half को हटा देता हूं, it is ln2 by 2। the way of attemptation should directly be like this। so at the place lambda t half I'm writing ln2। अब ln2 divide by 2 है तो 2 की पावर कितनी होगी, 1 by 2। so it's basically 1 upon e raised to the power ln under root 2। so power कैसे 1 by 2 है ना डियर, 1 by 2 ln2 का मतलब क्या है, this is the power of 1 by 2, power comes to front। आपको पता होना चाहिए कि ln2 पावर x होगा तो वो x बाहर आ जाता है, x ln2। क्लियर? सो दिस बेसिकली बिकम्स ln2 पावर 1 by 2, दैट इज अंडर रूट 2। आपको पता है e रेज़ पावर ln समथिंग होगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। सो द आंसर इज 1 by रूट 2। सो इतना ही टाइम लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हाफ ऑफ हाफ लाइफ का मतलब ये नहीं कि हाफ होता तो फिर 1/4 तो डबल हाफ लाइफ में जाके होगा भाई, हाफ ऑफ हाफ लाइफ में तो उससे कम होगा कंपैरेटिवली। That's 0.707, 70.7% is undecayed in half of half life। ln को कैसे सॉल्व किया? e raised to the power ln something है, something मतलब सिर्फ y है, तो इसका मतलब y है, ये आपने लर्न करना है। अगर e की पावर में ln something है तो ये सोचो कैंसिल हो गए और y, ठीक है। ln2 by 2 लिखा है, वहां पे रूट 2 तो बाद में आना, ln2 divided by 2 is 1 by 2 times ln2। नीचे जो भी है करेंगे, इसको तो मैं अलग से सॉल्व कर ही सकता हूँ। ln2 by 2 का मतलब 1 by 2 ln2। so this is basically the power of 2। hope it is clear। next question। fraction undecayed after n mean lives। fraction undecayed after n mean lives। ऑप्शन है मेरे पास 1 upon e पावर n, e पावर n, 1 minus 1 upon e power n, 1 upon e minus 1 power n। These are the options available। fraction undecayed after n mean lives।
So what should we do? फ्रैक्शन निकालना तो n by n naught x e raised to minus lambda into t. t क्या बोल रहे हैं? n mean lives, n times t mean, right? This is what we've got. That becomes equal to 1 upon e raised to the power n into lambda t mean. भाई lambda और t mean के क्या रिलेशन है? Lambda is equal to 1 upon t mean. So lambda into t mean is 1. So question इतना सा था बस. तो आपने जो टाइम लिया सोचो उसके बारे में ध्यान से, कितना टाइम क्यों लिया. e raised to the power, पहले जो पिछला क्वेश्चन था उसमें lambda into t half था. lambda into t half ln2 होता है. और मीन लाइफ आपको बताया था, मीन लाइफ क्या होती है? 1 by lambda. Mean life is 1 by lambda. So lambda into t mean is equal to 1. So this directly helps you out. 1 upon e power n. क्यों यश सिंगला? सही है? हाँ, तो जो क्वेश्चन आप कर चुके हैं उनको थोड़ा सा रिव्यू करें. मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, जो अच्छे क्वेश्चन आपने किए होते हैं आपको क्वेश्चंस को एक बार दोबारा करना चाहिए, और वो दोबारा इस फॉर्मेट में करना चाहिए कि अगर अब मैं एग्जाम में बैठ के उन्हें अटेम्प्ट करता हूँ तो मुझे कितना टाइम आना चाहिए. ठीक है, चलिए फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. At an instant, ratio of two radioactive substances is 2:1. दोनों का जो अमाउंट प्रेजेंट है रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस का, दैट इज 2:1, and their half lives are 12 hour and 6 hour 16 hour respectively. 12 and 16 hour respectively. Then after 2 days, what will be the ratio of the substances? The present ratio is 2:1. अमाउंट का जो है, half lives are 12 hour and 16 hour. What will be the ratio left after 2 days? The options are 1:1, 2:1, 1:2, 1:4. करिए सर. So let's see क्या करना होगा. अभी 2:1 है, मतलब अगर फर्स्ट का नंबर ट्वाइस ऑफ n नॉट करे तो सेकंड वाले का कितना है? n नॉट. प्रेजेंटली इतना है. ठीक है, 2 डेज की बात चल रही है. 2 डेज का मतलब कितने आवर्स हो गए? 48 आवर्स. 48 आवर्स में इसकी कितनी हाफ लाइफ हो गई? 4. 12 4 जा 48, और इसकी कितनी हो गई? 3. सो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ ये कितना रह जाएगा? n नॉट. नेक्स्ट हाफ लाइफ n नॉट बाय 2. कितनी हाफ लाइफ होगी इसकी? 4. वन हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ n नॉट बाय 4, देन n नॉट बाय 8. सिंपल, आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे. 1/2 पावर 4 करना था आपने, तो 1/16 करना था, दैट इज n नॉट बाय 8. इसकी कितनी हाफ लाइफ है? 3. 1/2 पावर 3, दैट इज n नॉट बाय 8. तो अब बात ये आती है कि जब एग्जाम प्रिपेयर्ड हो उस समय आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें. बड़े स्किल से कई बार होता है कि आपको एग्जाम में फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा है, तो भी डू नॉट लूज हार्ट. आपके पास सिंपल चीजें हैं. अच्छा, ये रेशियो बन कैसे बना लिया, तो ये इसकी हाफ लाइफ है, टोटल इतने डेज है, देखिए टाइम कितना है, क्या वो टाइम इसके मल्टीपल्स में है, एग्जैक्टली मल्टीपल्स में है, तो उठा कैसे, राइट. सो कभी भी रेडिएटिविटी का क्वेश्चन आता है, एक्टिविटी फाइंड करने का, कितने टाइम के बाद फाइंड करो, कब इतनी परसेंट रह जाएगी, तो सबसे पहले आपको सोचना चाहिए क्या ये क्वेश्चन हाफ लाइफ के मेथड से हो सकता है. अगर हो सकता है तो सिंपलेस्ट मेथड है, नहीं हो सकता फिर आप जाइए n = n और e. तो आई होप ये क्लियर हुआ सभी को. यहाँ पे 3 हाफ लाइफ थी, यहाँ पे 4 हाफ लाइफ थी. 1/2 पावर 4, 1/2 पावर 3 यूज किया तो दैट गेट्स टू बी सेम आंसर 1:1. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडिएटिव आइसोटोप X with a half life 1.5 into 10⁹ years. रेडिएटिव आइसोटोप है ये, हाफ लाइफ ये है. It decays into a stable nuclei Y. ये Y में डिके करता है, स्टेबल न्यूक्लियस है. Now a rock sample contains both elements in a ratio 1:15. एक रॉक सैंपल के अंदर ये रेशियो 1:15 है. The age of the rock is. So now we are talking about रॉक की एज फाइंड करने के लिए आप इसके अंदर रेडियोएक्टिविटी को यूज करें. फाइन. So once again क्वेश्चन ब्रीफ कर देता हूं. X डिके करता है Y में ड्यूरिंग हाफ लाइफ.
एक गिवन इंस्टेंट पे x और y का रेशियो आपको 1:3 मिलता है, तो बताना है कि ये कितनी ओल्ड है। अच्छा, आपको सिंपली क्या सोचना है, x जो है शुरू में 16 था, अब वो कितना रह गया, 1 रह गया। सो फ्रैक्शन लेफ्ट इज 1/16, फ्रैक्शन लेफ्ट इज 1/16। अरे 1/16 तो 1/2 पावर 4 होता है, दैट मींस 4 हाफ लाइफ हो गई है। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 4 इज द आंसर। जस्ट सी, मतलब कोई क्वेश्चन कितना इजी है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ यू अप्रोच इट। If you're not able to understand the question, it's toughest question of yours. But if you can look at it, x y में decay कर रहा है, अगर x शुरू में 16 था, तो ही तो वो 1:15 बनेगा ना। Suppose ये होता 1:8, तो आप इसे 9 काउंट कर दो, तो पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन कैसा बनेगा, 1:7 बनेगा। 1:7 यानी कि शुरू में कितना था, 8 से 1 रह गया, कितनी हाफ लाइफ, 3 हाफ। आई होप अच्छे से क्लियर हो आप लोगों को। सो दिस वाज द वे ऑफ अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। Next one, half life of a sample is 1 hour. Half life is 1 hour. If 8 into 10 raised to the power 10 atoms are present initially, then number of atoms decayed in a duration of 2 hour to 4 hour. 2 to 4 hour will be. I repeat the question. Half life is 1 hour. Initial number of atoms is 8 into 10 power 10. आपको बताना है 2 से 4 आर के बीच में कितना डिके होगा। नंबर ऑफ एटम्स डिके इन द ड्यूरेशन 2 आर टू 4 आर इज 10। अब देखते हैं क्या टाइम होना चाहिए था अटेम्प्ट करने का, क्या आपने लिखा ना। चलिए इसने पूछा 2 to 4 के बीच। एक काम करते हैं ना, 4 आर के बाद कितने बचे और 2 आर के बाद कितने बचे, उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। हाफ लाइफ कितनी है, 1 आवर। यहां तक 2 हाफ लाइफ हुई, 2 हाफ लाइफ का मतलब n0/4, 4 हाफ लाइफ का मतलब n0/16। तो ये बना कितना डिके हुआ, ये कितना बन रहा है देखना जरा, एलसीएम 16 3 n0/16। तो आपको क्या करना था, 3/16 into 8 into 10 power 10। तो दिस वाज द एक्सपेक्टेड टाइम। समझे फिर ध्यान से, चिराग जी सुनिए और देखिए और समझिए कि वहां पर इसी टाइम के लिए क्वेश्चन बनाया है। अगर इससे ज्यादा ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक दे दें। 2 to 4 आर के बीच में पूछा, अगर आप पहुंच गए n = n0 पे तो नैया पार हो गई। आपको समझना है हाफ लाइफ का मल्टीपल दिख रहा है यार, हाफ लाइफ का मल्टीपल दिख रहा है तो क्वेश्चन हाफ लाइफ की मेथड से ही होगा। गॉट इट। सो ये 2 हाफ लाइफ है, ये 4 हाफ लाइफ है। 4 हाफ लाइफ के बाद n/16, 2 हाफ लाइफ के बाद n/4, उनका सब्ट्रैक्शन कर दिया, दैट्स द नंबर डिकेड बिटवीन दिस टाइम। गॉट इट। चलिए फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाफ लाइफ इज 20 मिनट्स, किसी सब्सटेंस के लिए हाफ लाइफ इज 20 मिनट्स। Difference between points of time when it is 33% disintegrated and 67% disintegrated। 33% disintegrated है suppose T1 टाइम पे, 67% disintegrated है suppose T2 टाइम पे। तो इन टाइम्स का डिफरेंस बताना आपको, what is the difference of these times, यानी कितने समय में डिसइंटीग्रेशन 33 से 67 बढ़ गया या 67 से 33 आ गया। That's it। सो आप बिल्कुल सोच सकते हैं वो टाइम जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आधे हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। किसी भी समय से आधे हो जाएंगे, दैट इज हाफ लाइफ। तो इस समय 33% डिके हो चुका है, बचा कितना, 67 यानी 2/3। इस समय 67 डिके हो चुका है, बचा कितना, 1/3, तो आधा रह गया। वो टाइम जिसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ रह जाते हैं इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो इसकी हाफ लाइफ कितनी थी, 20 मिनट्स। द आंसर सिंपली कम्स आउट टू बी 20 मिनट्स। होप इट्स क्लियर। गिवन से आधा रह गया,
मतलब इसके लिए तो यही गिवन है ना, यहाँ से आधा रह गया, सो यू कैन यूज वन हाफ. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now A and B are two radioactive substances whose half-lives are 1 year and 2 years. A and B half-lives are 1 year and 2 years respectively. Initially 10 gram of A and 1 gram of B are taken. The time approximately after which they will have same quantity. They will have same quantity after what time? Approx time बताना है, इसलिए मैं options दे देता हूँ. 6.62 years, 5 years, 3.2 years, 7 years. These are your options. I repeat the question. A and B have half-life 1 year, 2 years, 10 gram, 1 gram are taken initially. After what time would they be equal in amount? Options are in front of you. चलिए देखते हैं क्या सोच सकते हैं. एक तो तरीका ये देखो, इनमें से फर्स्ट ऑप्शन को टिक करूं तो 6 इयर्स का मतलब है इसकी 6 हाफ लाइफ और इसकी 3 हाफ. एक बार 6 इयर्स के बाद ट्राई करके देखते हैं किसका ज्यादा अमाउंट बचा हुआ है, तो आंसर में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी. फिर सुने क्या बोल रहा हूँ. अगर मैं ये 6.62 है 6 इयर्स कंसीडर कर लूं तो इसकी 6 हाफ लाइफ होगी या 5 हाफ लाइफ होगी. 6 हाफ लाइफ. 1 ईयर इज द हाफ लाइफ, हर बार एक हो जाती है, तो 6 हाफ लाइफ होगी. 6 हाफ लाइफ का मतलब इसका अमाउंट कितना बचा? 10/2 पावर 6 ये बचा. और इसका अमाउंट कितना बचा? इसकी कितनी हाफ लाइफ हो गई? 3. तो ये बचा 1/2 पावर 3. एक बार देखिए कितना आता है. 2 पावर 16 कितना होता है? 64 एग्जैक्टली. तो 10/64 और ये कितना 1/8. देखो जरा आइडिया लो. ए और बी हम इनके इक्वेट होने की बात कर रहे हैं, ए और बी के इक्वल होने की बात कर रहे हैं. सो यहां से ये डिक्रीज होके इधर तक आ गया और ये 1 से डिक्रीज होके इधर तक आ गया. क्या ये अमाउंट इक्वल हो चुके हैं या नहीं? मतलब अभी भी कौन ज्यादा है? ए ज्यादा है, क्योंकि अगर आप इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से डिवाइड कर दें तो ये 1/6.4 बन जाता है. कितनी बात समझ आती है? मैंने दोनों का न्यूमरेटर सेम बना दिया, तो जिसका डिनोमिनेटर कम है वो ज्यादा है. तो दिस इज मोर देन दिस, यानी अभी और आगे जाने की जरूरत है. अब यहाँ क्वेश्चन बस इधर फंस जाता है कि 6.62 या 7 होने में इसकी एक हाफ लाइफ और हो गई. अगर एक हाफ लाइफ बढ़ा दूं तो ये बन गया 10/128, यानी कि 1/12.8. ठीक है. जबकि ये 1.8 था, इसकी हाफ लाइफ 2 ईयर है. तो 1/16 जो होगा वो जाके होगा 8 इयर्स पे. तो 7 पे 1/8 है, 1/16 है. आप एक बार जानते हैं टाइम के साथ जो डिके होने का रेट है वो कम होता जाता है. तो पहले ज्यादा डिके हुआ होगा तो मैं अप्रोक्सीमेटली 1/10 ले लेता हूँ. आ रही बात समझ में आपको? ये वाली बात समझ में जो मैंने अभी बोली. आप अगर फर्स्ट 1 आवर लें, फिर नेक्स्ट 1 आवर लें, फिर नेक्स्ट 1 आवर लें, तो जो अमाउंट डिके होगा वो कम होता चला जाएगा, रेट ऑफ डिके कम होता चला जाएगा. तो मुझे टोटल 2 आवर्स में से डिसाइड करना था कि मैं फर्स्ट 1 आवर और सेकंड 1 आवर में इक्वल डिके कंसीडर करूं, फर्स्ट में ज्यादा करूं, सेकंड में कम करूं, या फर्स्ट में कम करूं, सेकंड में ज्यादा करूं. तो मुझे बात पता है कि फर्स्ट में ज्यादा कंसीडर करना पड़ेगा, सेकंड में कम. तो अप्रोक्सीमेट डाल दिया मैंने कि जाना क्या था कि 1/8 से कहां पहुंचना था? 1/16. यही ठीक है ना? 1/8 से कहां जाना था? 1/16. तो फर्स्ट 1 हाफ में डिके कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए, राइट? तो 1/10 की बजाय क्या लिखूं? 7 के बाद कितना बचा? यहां डिके ज्यादा हुआ है. तो अब प्रॉब्लम फिर आ गई. इसे अगर 12 करता हूं तो 8 और 16 के एग्जैक्टली मिडिल में पहुंच जाते हैं. 8 और 16 का मिडिल कहां हो गया? 12. तो 8 से और 12 जाते जाते 1 आवर अगर आपने कंसीडर किया तो इससे आगे पहुंचना पड़ेगा. आगे पहुंचूंगा तो 13 या 14 कुछ कंसीडर करना पड़ेगा. सो 12 की बजाय सपोज करें मुझे 13 या 14 कंसीडर करना पड़ेगा. पहले 1 आवर में ज्यादा हुआ ना.
हाँ पहले 1 आवर में ज्यादा होगा, तो जो लेफ्ट है वो कम हो जाएगा, जो बचा हुआ, हम तो बचे हुए को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो बचा हुआ कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो अब यहाँ थोड़ा सा इशू आता है, इसको कैसे कंपेयर किया जाए, दैट बिकम्स अ लिटिल इशू, क्योंकि इसका आंसर ए है। अभी भी अगर इसके अकॉर्डिंग हम 13 भी लिखूं तो बहुत क्लोज आ गए ना, इसलिए फाइट हो जाती है। तो फिर तरीका क्या बनता है, आप एग्जैक्ट से जाओ। एग्जैक्ट क्या है भाई, n नॉट e रेशो माइनस लैम्डा t को यूज किया जाए, देखते हैं यहां से कुछ निकलता है तो। अब इसका n नॉट कितना है, 10 ग्राम, एक ही सब्सटेंस के 2 मोल्स हैं, मासेस तो कुछ गिवन नहीं है, तो आप 10 से लेके शुरू कर सकते हैं। 10 into e raised to the power minus lambda into t should ultimately become equal to 1 into e raised to power minus lambda, ये lambda 1, ये lambda 2 into t। आप वो टाइम देख रहे हैं जिसमें दोनों का अमाउंट इक्वल हो रहा है, सो t दोनों तरफ अपने सेम है, t becomes equal। तो अब 10 becomes equal to, it comes in denominator या न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, so e raised to the power lambda 1 minus lambda 2 t, this is 10, right? अब क्या लॉग कंसीडर कर लें, t तो इसके पावर में ही है ना, लॉग कंसीडर कर लें तो ये बना ln 10 is equal to lambda 1 minus lambda 2 into t। तो t क्या बन गया, it is say ln 10 upon lambda 1 minus lambda 2। अब लैम्डा और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन, या तो 0.693 करके करोगे या फिर आप ln 2 अपॉन सॉल्व करोगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, आप इसे अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो यू नो कि ये 2.303 बनेगा तुमसे, डिवाइडेड बाय यहाँ आएगा 0.693 कॉमन आ गया, इनटू पहले वाला लैम्डा 1 है, 1 माइनस 1 बाय 2 दैट इज हाफ। तो देखो सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आती है, करना जरा। Solve for an approximate rate. करें सर, आप लोग भी करें। नहीं जा रहा ना, तो अब प्रॉब्लम क्या थी ऑप्शंस के अंदर, एक 6.62 है और एक 7 है, दे आर वेरी क्लोज, तो ऐसे में आइडिया लगाना मुश्किल हो जाता है। सो इट्स बेटर कि आप इस तरीके से, सो दैट गोज अमाउंट आफ्टर टाइम t is n naught e raised to minus lambda t, so n naught e raised to minus lambda t, n naught e raised to minus lambda t, lambda मतलब इक्वेट कर दिया, तो ये इधर आके प्लस हो गया, दैट्स इट। अब लॉग कंसीडर करोगे, ln 10 is equal to this, t becomes equal to this upon this, ln 10 is 2.303, याद है आपको, log रिप्लेस e से log रिप्लेस 10 में कन्वर्ट करना तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, और log 10 रिप्लेस 10, so that's why it becomes this। और देखिए lambda 1 lambda 2 में क्या आएगा, 0.693 कॉमन into 1 minus 1 by 2, that means। तो अब देखो यहां से तो क्वेश्चन टफ नहीं आ रहा, इतना तो आप कर सकते हैं, सभी सबको पता है वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट वन, radioactive nucleus is being produced at a constant rate alpha per second। radioactive nucleus is formed at a constant rate of alpha per second, its decay constant is lambda, if n naught is number of nuclei present initially, then what is the maximum number of nuclei possible? I repeat, alpha is the rate at which nuclei are formed. Now it decays with a decay constant lambda. If n naught is the initial number of nuclei, then what is the maximum possible number of nuclei? So this options
alpha by lambda, n naught plus alpha by lambda, n naught lambda by alpha plus n. These are the four options in correct. मैक्सिमम कब हो जाता है? जब रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ, कल ही सारा डिस्कशन हुआ है आपसे भाई, जिस रेट से बन रहा है अगर उसी रेट से डिके होने लगा तो नंबर चेंज नहीं होगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन फिक्स है अल्फा। तो रेट ऑफ डिके क्या होता है? n into लैम्डा। एक गिवन टाइम पर जब रेट ऑफ डिके इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन, तब जो नंबर है वही तो मैक्सिमम है। सो n max is equal to alpha by lambda. That's it. Clear? When the rate of formation, आपको मैंने बकेट का भी एग्जांपल दिया था, है ना, कि उसके अंदर पानी ऊपर से फिक्स रेट पे आ रहा है, तो अगर नीचे से निकलने वाला रेट धीरे धीरे बढ़ता है, एक लिमिट आ जाती है जहां पे वो निकलने वाला रेट भी सेम हो गया, अब लेवल चेंज ही नहीं करेगा, जिस रेट से पानी आ रहा है उसी रेट से बाहर निकल रहा है, तो लेवल बिकम्स मैक्सिमम। इसमें रेट एट व्हिच इट इज डिकेइंग, रेट एट व्हिच इट इज गेटिंग फॉर्म इज इक्वल टू। Next, after 3 average lifetimes, the amount left is X% of initial. What is the approximate value of X? 14, 37, 7 and 5. What is the approximate percentage left after 3 mean lives? Let's see, percentage left after 3 mean lives. तो अगर मैं n by n naught लिखूं, that's equal to e raised to the power minus lambda into time. टाइम कितना? t mean. कितने t mean? 3 t mean. lambda into t mean कितना होता है? 1 होता है. So this should be 1 by e power 3. 1 upon e power 3. Percentage निकाले तो multiplied by 100 कर दो. So it is basically 100 by e कितना होता है? 2.7. तो 2.7 power 3. ये सॉल्व कर सकते हैं। और कोई मेथड जिसे आपने किया? t mean is equal to 1.44 times t half. t mean is 1.44 times t half. Exactly. तो 3 times करेंगे तो 3.4 times, sorry 4.32 times t half. 4.32 times t half हो गया। अब सर 4 half life के बाद 6.25% बचता है, तो उससे थोड़े बाद 5% और कम हो जाना चाहिए। देख सकते हैं, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। That's it. सर वो सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कर लो, 2.7 का क्यूब सॉल्व करो फटाफट। जो वैदिक मैथ सिखाया जाता है वो इन्हीं चीजों के लिए सिखाया जाता है जिन्होंने किया हो, ठीक है ना। सो मैं एक बार आपसे दोनों मेथड्स डिस्कस कर देता हूं। एक मेथड क्या था कि 3 मीन लाइंस देखी जा रही है, सो t इज इक्वल टू 3 टाइम्स t मीन, आपने उठा के पुट किया, तो लैम्डा इनटू t मीन कितना बन गया? 1 बन गया। सो e रेज़ टू -3 1 अपॉन e पावर 3, e इज 2.7 का क्यूब आपको करना पड़ेगा, उसको लेके सॉल्व कर सकते हैं। या फिर जैसे इन्होंने किया कि हम जानते हैं टी मीन जो होती है 1.44 टाइम्स टी हाफ होती है, यहाँ पे 3 मीन लाइफ की बात हो रही है, तो दैट बिकम्स 4.32 टी हाफ, यानी 4 हाफ लाइफ से आगे की बात चल रही है। 4 हाफ लाइफ का मतलब कितना होता है? 1/2 पावर 4, ये होता है ना। 1/2 पावर 4 कितना हो गया? 1/16, 1/16 लगभग कितने परसेंट हो गया? 16 6 are 96, so 6 point something. So after 4 half lives 6 point something बचता है। इसमें ऑप्शंस देखिए तो अभी तो और आगे जाना था, और आगे जाना था तो कंपैरेटिवली कम बचना चाहिए। So the possible answer is 5. So this is what 2.7 19.98 दिया है, 5 exactly, ठीक है। मतलब वही है, वो आपको एग्जाम में कॉल लेनी पड़ती है, आपने ऐसे शुरू करते हैं चलना तो ऐसे शुरू किया तो इसको चलेगा। Hope it's clear? चलिए, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस काफी क्लोज थी 7 और 5, इसलिए मैं अप्रोक्सीमेशन में नहीं जाना चाह रहा था, दैट वाज द ओनली रीजन। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोएक्टिव एलिमेंट A has decay constant lambda A
A has decay constant lambda A decays into another radioactive element B having decay constant lambda B. Initially, number of A was N0 and there was no B. The maximum number of active nuclei is found at B का जो maximum number है, that is found at T is equal to twice of ln2 by lambda A. What is the maximum number of nuclei? वो maximum number कितना है आपको पता? I repeat the question. A decay constant lambda A converts into B, which further has decay constant lambda B. Initially, only A was present, having number of nuclei N0, and it is found that B becomes maximum at T is equal to 2 ln2 upon lambda A. Now, what is the maximum value of B? Yeah, so what should we be talking about? And B becoming maximum. B becomes maximum when the rate of formation is equal to rate of decay. Rate of formation is lambda A Na and rate of decay is lambda B Nb. Agree? तो हमें जो सॉल्व करना है वो किसके लिए करना है? Nb कितना है? Nb is equal to lambda A by lambda B into Na. Right? यही सॉल्व करना है. Na निकाल लेते हैं. Na is equal to n naught e raised to the power minus lambda into t. T कितना है? 2 ln2 by lambda. Lambda gets cancelled. So this is equal to n naught upon e raised to the power 4. Exactly. मतलब e raised to power ln 4. That is n naught by 4. तो चेक फिर ध्यान से देखना ये चीज रिपीट होती है. e raised to power ln आ गया तो उसको हटा दो. So the answer is lambda A by lambda B into n naught by. So this is a quite valid question. मुश्किल भी नहीं है. Simple steps में solve हो रहा है. क्यों यश? सही कह रहा हूँ? So क्या है? A के इनिशियल नंबर n naught है जो lambda A से डिसइंटीग्रेट करता है. B बनता है लेकिन B फिर डिसइंटीग्रेट करता है. lambda B से हमें बता रहा है हमें टाइम प्रोवाइड किया गया जिस टाइम पे B का नंबर मैक्सिमम हो गया और पूछ रहे हैं वो मैक्सिमम नंबर कितना है. सो मैक्सिमा इसका बोलता है जब रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके. हमने इक्वेट किया वहां से Nb सॉल्व करना था तो ये सब वैल्यू आ गई. इसमें Na फाइंड कहां से करें? टाइम गिवन है और इक्वेशन होती है n इक्वल टू n नॉट e माइनस लैम्डा t. हमने वैल्यू पुट कर दी. अब लैम्डा गेट्स कैंसिल. ये तो आपको सॉल्व करना आ ही गया. सो दैट गेट्स टू n नॉट बाय 4 इनटू लैम्डा बाय लैम्डा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा डिफरेंट है उससे. Heavy nucleus at rest breaks into two fragments. Heavy nucleus at rest breaks into two fragments, which fly off with the velocity in the ratio v1 by v2 is in the ratio 8:1. Ratio of radii of the fragments is r1 by r2 कितना? Heavy nucleus breaks into two nuclei which fly off with velocity ratio 8:1. What is the ratio of their radii? 1 by 2. Okay, good. So प्रांजल कैसे सॉल्व करें? इसको जब फ्लाई ऑफ करते हैं तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं. तो मोमेंटम कंजर्वेशन में m1 v1 is equal to m2 v2. यहां से आपको m1 m2 का रेशियो मिलेगा जो इसके इनवर्स हो गया 1:8. और आप जानते हैं जो रेडियस होती है वो a पावर 1/3 पे डिपेंड करती है. मास नंबर पावर 1/3. तो इसीलिए यहाँ पे r1 r2 का जो रेशियो हो गया 1/2. तो चिराग ध्यान से सुनना. Size of nuclei यानी radius is proportional to mass number power 1/3. ये अच्छे से याद कर लो. R is equal to R naught A power 1/3. So it is proportional to A power 1/3.
आपकी मर्जी है, पर मैं न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ पूरा। सो R इज प्रोपोर्शनल टू A पावर 1/3, राइट। आपका जो सॉल्यूशन है सही सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट। गॉट दैट? चलिए, सो R इज प्रोपोर्शनल टू A पावर 1/3। जब ये ब्रेक हुआ तो आपको वेलोसिटी का रेशियो मिला, तो उसका इनवर्स रेशियो मासेस का बन गया। मासेस का रेशियो मिल गया, मास नंबर और मास का रेशियो आप सेम मान सकते हैं, वहां से आपने रेडियस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल is R1 at time t1. Activity is R1 at time t1 and activity is R2 at time t2. Where obviously t2 is greater than t1. Mean life कितनी होगी? What is the mean life? I repeat, activity at time t1 is R1, at time t2 is R2. What is mean life? Options में डाल रहा हूँ। A R1 T1 is equal to R2 T2। अच्छा, सॉरी, मीन लाइफ T है तो इनमें से कौन सा सही? सॉरी, T represents mean life, then which of these options is correct? पहली ऑप्शन R1 T1 is equal to R2 T2, second R1 minus R2 upon T2 minus T1 is a constant, R2 is equal to R1 e raised to the power T1 minus T2 into capital T divided by capital T, and fourth R2 is equal to R1 e raised to the power T1 by T2 divided by T। ठीक है, so the question says activity at time T1 is R1, at T2 is R2, mean life is T, then which of these is correct? देखिए, activity after time T1 R1 is equal to initial activity e raised to minus lambda into T1, R2 is R0 e raised to minus lambda into T2. So R1 by R2 becomes equal to e raised to the power this by this है ना, तो T2 पॉजिटिव में चला गया। हम अच्छा इधर R2 रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलता हूं। R2 by R1 e raised to the power lambda into T1 minus T2, so R2 is equal to R1 into e raised to lambda और T में क्या रिलेशन है? 1/t हो जाएगा। So the option is R2 is equal to R1 e raised to T1 minus T2 divided by T. That is the answer. So बहुत ही simple straight question. ठीक है, अच्छा यहाँ एक चीज आपको बताता हूँ, यूरेनियम के एक एटम के फ्यूजन से लगभग कितनी एनर्जी निकलती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता होना चाहिए आपको, वैसे क्वेश्चन में मेंशन होगा। Fusion of one uranium atom gives approximately 200 mega electron volt. ठीक है, क्लियर है? जबकि साथ साथ एक चीज और समझते हैं, तो फ्यूजन था, फ्यूजन हम हाइड्रोजन से हीलियम बनाने की प्रोसेस पढ़ते हैं काफी जगह। तो स्टार्स के अंदर जो एनर्जी फॉर्मेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन कन्वर्टिंग इनटू हीलियम। तो इस एक कन्वर्जन में कितने हाइड्रोजन एटम यूज होते हैं? 4। और कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं? 2। लिख लो। आपको लग रहा है 1s2 + 1s2 is 2He4, ऐसा नहीं होता। 4 स्टेप की प्रोसेस होती है, अगर आप चाहे तो एनसीईआरटी से देख सकते हैं जाके, तो पूरी प्रोसेस मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं उसके अंदर। लिखिए, इन द न्यूक्लियर फ्यूजन
nuclear fusion for 1H1 combined along with 2 electrons. For 1H1 combined along with 2 electrons to produce 1 2He4. To produce 1 2He4. And energy released is 26.7 mega electron volt. 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओवर इज क्लियर? तो आप लोग मुझे बताइए जरा कि पर न्यूक्लियॉन किसमें एनर्जी ज्यादा निकल रही है, फ्यूजन में या फ्यूजन में? आपको पता है एक यूरेनियम एटम से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही है, एटम को या न्यूक्लियस को, एक ही बात है। और यहाँ पे एक फ्यूजन प्रोसेस के अंदर 4 1H1 कंबाइन हो रहे हैं, तब जाके हमें 26.7 मिल रही है। तो आपको बताना है पर न्यूक्लियॉन फ्यूजन में ज्यादा मिल रहा है या फ्यूजन में ज्यादा। हम ये समझ सकते हैं कि 26.7 प्रोड्यूस करने के लिए 4 ही यूज होते हैं, जबकि 200 प्रोड्यूस करने के लिए कितने 238 या 235 यूज होते हैं, राइट? तो आप देख सकते हैं दिस इज 6 पॉइंट समथिंग, दिस इज 0.9 के आसपास। समझ पा रहे हैं आप? सो फ्यूजन से पर न्यूक्लियॉन कम एनर्जी मिलती है, फ्यूजन से पर न्यूक्लियॉन मतलब पर मास, कितना मास कंज्यूम हो। ध्यान से सुनना, फ्यूल का मास डिफाइन करोगे ना, इस फ्यूल के यूनिट मास से ज्यादा एनर्जी मिलती है। पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन है, इसको करवाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10⁸ केल्विन का टेम्परेचर रिक्वायर्ड, अप्रॉक्स 10⁸ केल्विन। रीजन सिंपल है, आप 1H1 को 1H1 के पास लाने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिव के पास न्यूक्लियस को न्यूक्लियस के पास लाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस प्रोसेस में ऑब्वियसली ऑपोजिशन है, जो रिपल्शन है उसे ओवरकम करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं इसी रीजन से। तो आई सजेस्ट कि पार्ट आप एनसीईआरटी से रीड कर लें, राइट? तो ये केपीआई के पॉइंट से ही करने आप लोगों ने, आगे जेईई मेंस और नीट में तो नहीं आने आगे दोबारा डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, अच्छा वेरी गुड। मतलब पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपकी चॉइस आप करना चाहो तो करो, नहीं छोड़ो, चॉइस का क्लियर नहीं है कोई नहीं। फिर भी मैं ये कहूंगा कि अभी जो कर रहे हो उसको पूरा मन लगा के करते रहो, ये आखिरी टाइम पे आपको जाके बताएंगे कि हाँ अब ये होगा। सो बिल्कुल भी उनके हिसाब से मत चलो, अपनी तैयारी करके रखो। तो देखो ना क्या करना, मतलब इतनी कंफ्यूजन किस लिए, आप क्लियर करो ना। ठीक है, डोंट बी वरी, ये सारा समझ आया आपको? अभी 2 मिनट लगा के जो जो हमने क्वेश्चंस किए ना, एक बार फटाफट गो थ्रू करो, और उनमें से देखो कौन सा क्वेश्चन अब भी अटक रहा है, किसमें अभी प्रॉब्लम है। क्यों? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चंस पहले एक बार कर रखे थे, फिर भी अभी उस एफिशिएंसी से क्वेश्चंस नहीं हो पाए। तो हमें वो एफिशिएंसी लानी है, उसका तरीका मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि किए हुए क्वेश्चन को ये मत सोचोगे तो हो गए, फिर एक बार लेके बैठो, और 1 आवर में 60 70 80 क्वेश्चन होने चाहिए आपके, फिर दैट इज द बेस्ट। और उसमें जो जो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं वो फॉर्मूलाज आप सेपरेट लिखते जाओ कि भाई क्वेश्चन करते हो ये भी सोचना पड़ सकता है, ये भी सोचना पड़ सकता है, दैट इज द बेस्ट प्रिपरेशन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, a star actually has 10 power 40 neutrons. Initially there are 10 power 40 neutrons. It produces energy via the process 1h2 plus 1h2 1h3 plus a proton, and then 1h2 plus 1h3 gives 2He4 plus a neutron. Where the masses are, इसमें mass of H2 is given to be 2. Mass of nuclei given है 2.014 atomic mass, and mass of proton is 1.007 atomic mass unit. Mass of neutron
is 1.008 atomic mass unit and mass of helium nuclei is 4.001 atomic mass. If the average power radiated is 10 power 16 watt, the neutron supply of the star is exhausted at a time of the order. It would exhaust, मतलब सब कुछ end हो जाएगा after approximate time 10 power 18 seconds, 10 power 28 seconds, 10 power 12 seconds, 10 power 16 seconds. I repeat the question. It says there are 10 power 40 neutrons initially and they produce energy via this process. Mass of nuclei of hydrogen 1s2, right? Then proton, neutron and helium are given to you. Average power is 10 power 16 watt per second. Itni energy करती है. So it would exhaust in what time? In what time is it gonna exhaust? Correct. एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए. आप देख सकते हैं 1, 2 and 3 तीन न्यूट्रॉन यूज हो गए. एक प्रोसेस कंप्लीट कर देख पा रहे हैं. इस पूरी प्रोसेस में कितने न्यूट्रॉन यूज हो गए? 3 न्यूट्रॉन यूज हो गए. और इस प्रोसेस से कितनी एनर्जी निकली वो आप निकाल सकते हैं. दोनों साइड की का मास है, साइड का मास सब्ट्रैक्ट कर दो, मास डिफरेंस आ जाएगा AMU. 1 AMU से अप्रोक्सीमेटली कितनी एनर्जी मिलती है? 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर हुआ? तो अगर 3 से इतनी एनर्जी मिल रही है तो 10⁻40 से कितनी मिलेगी? चल गया पता? दैट इज द टोटल एनर्जी दैट इज गोना बी प्रोड्यूस्ड. नाउ पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या होता है? एनर्जी. So this power multiplied by time should be equal to the total energy produced. मैं लिखता जाता हूँ, मेरे साथ देखते जाएं. पावर है, टाइम है, एनर्जी है, तो क्या रिलेशन है? P average into T is equal to energy. So P average into T is equal to the energy. एनर्जी कैसे निकलेगी? एनर्जी निकलेगी मास डिफेक्ट into C स्क्वायर करते हैं, या मास डिफेक्ट अगर एटॉमिक मास रखते हो तो 931 से मल्टीप्लाई करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका आंसर मिलेगा. ठीक है. अब क्या करते हैं? अब क्योंकि यहाँ पे वॉट में है तो यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा. इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू जूल. जूल में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 1.6 10 पावर 13 ये अब जूल्स में कन्वर्ट हो गए. 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल्स होते हैं? 1.6 10 पावर 13. अब ये मास डिफेक्ट कैसे निकलेगा? देखो यहां से आप देख सकते हैं 1 2 3 इस इक्वेशन को सम करो तो 3 1s2 और प्लस 1s3, राइट? कैसे? हाँ, इसको हटा दो. ठीक है. 1s3 3 1s2 कंबाइन हो गया. मिला क्या बचा अपने पास? 2 He4 1 प्लस 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन. तो जब मास डिफेक्ट निकालने जाओगे डेल्टा है तो क्या करो? 3 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1s2 तो 0 42 6 ये आ गया माइनस 4.001 प्लस 1.007 प्लस 1.008 6.0420 माइनस ये कितना बन रहा है? 6.0160. यहां तक चले जाओ एक ही बात. तो कितना आ गया? 0.026, राइट? 0.026 एटॉमिक मास यूनिट. इसे उठा के इधर डाल तो मिल गई एनर्जी. एनर्जी इज इक्वल टू P एवरेज इनटू T. तो T बन गया 0.026 into 931 into 1.6 10 power 13 divided by
10 power 16. This is to be solved, should get me the answer. देख लो सर सेम का आंसर देता हूं सर 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे तो यहां पे ट्रिलियन कंपाइल पर फिर भी उससे 10.27 you can't do that. उसमें प्रोसेस ये नहीं होगी, थोड़ी डिफरेंट है बट आई होप आपको समझ में आया कि क्या बताया मैंने, क्या करना है आपको। मास डिफेक्ट निकालना है, मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई करना है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, उसको जूल्स में कन्वर्ट करना तो 1.6 10 पावर 13 minus 30 yes 1.6 10 minus 19 होता है 1.6 minus 13 1 जूल में जूल्स में कन्वर्ट कर दो, ना कि जूल से। अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पॉइंट से कर, हां ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 पावर minus 19 होता है, ठीक है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी -30, एग्रीड। तब 28 ठीक है करो माइनस पर ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में क्या है? पावर बाय एनर्जी का एनर्जी बाय पावर। देखो तो लेकिन हमने 10 टू द पावर आपने यहाँ पे एक चीज छोड़ी है, ये आपने एनर्जी निकाली सिर्फ एक की, सिर्फ 3 की, एक की नहीं 3 की। 10 पावर 40 की चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 40 डिवाइड बाय 3। जो लेफ्ट आउट हो गया वो क्या था, आपके पास टोटल कितने न्यूट्रॉन्स है 10 पावर 40। ये जो आपने एनर्जी निकाली दिस इज जस्ट बिकॉज़ ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स, तो पर न्यूट्रॉन कितनी एनर्जी आ गई डिवाइड बाय 3, और 10 पावर 40 से कितनी आएगी मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर, ये बनेगा। फिर से देख लीजिए एक बार, अब एग्जाम में जब आप इसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपका वे आउट क्या होगा, जो क्वेश्चन पेपर के अंदर ये सब मेंशन होगा वहीं से आप देखेंगे कि जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 यार, तो अब सीधा क्या लिखना शुरू करेंगे, 3 टाइम्स मास ऑफ 1s2 माइनस मास ऑफ 2he4 प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आप डायरेक्टली यहां से शुरू कर रहे हो, आपको मिल गया मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट किस चीज के लिए आया, ये मास डिफेक्ट 3 न्यूट्रॉन की कंजम्पशन के लिए। आप चाहे तो इसे 3 से डिवाइड करके और 10 का 40 से मल्टीप्लाई करें तो आपको टोटल मास डिफेक्ट मिल जाएगा, उसे आप 931 into 1.6 10 minus 13 से मल्टीप्लाई तो आपको जूल्स में एनर्जी मिलेगी। The total energy obtained due to consumption of 10 power 40 neutrons must be equal to the power multiplied by time. So time becomes equal to this energy upon power. ये आपको आंसर। अब क्लियर हो गया जी? आपने जो मास डिफेक्ट निकाला है कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 3, लेकिन टोटल कितने हैं, तो आपने उसको पर यूनिट निकाल दिया डिवाइड बाय 3 करके, एक न्यूट्रॉन होता तो ये होता, लेकिन टोटल कितने हैं 10 पावर 40, तो उसके लिए होप इट्स क्लियर। तो दिस इज अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाता है।